नमस्कार दोस्तों। जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टेट का। इसको न्याय का स्तंभ भी कहते हैं। बट दोस्तों, भारत में अगर आप ध्यान से देखें तो पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप हाई कोर्ट्स में ही देख लें तो करीब 57 लाख केसेस आर पेंडिंग। 57 लाख में से करीब 19 लाख केसेस क्रिमिनल केसेस हैं और 68% से ज्यादा केसेस जो हैं दोस्तों वो 1 साल से भी ज्यादा पेंडिंग है। अब इस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए नंबर ऑफ जजेस एडिक्वेट होना चाहिए, बट वहां पर भी वैकेंसी है। करीब 40% सीट्स वेकेंट है। इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है एड हॉक जजेस का, बट दोस्तों वहां पर भी थोड़ी सी समस्या निकल कर आ गई है। अभी रिसेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने बोला है कि जो जजेस रिटायर हो गए हैं वो एड हॉक जजेस बनके नहीं आना चाहते, बिल्कुल, क्योंकि उनको शर्मिंदगी फील होती है, उनको जूनियर फील होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आर्टिकल 224A क्या कहता है। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि आर्टिकल 127 एंड 128 क्या कहता है। ये सब एड हॉक जजेस या एडिशनल जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच आर नीडेड टू फिल अप द वैकेंसीज एट द हाईएस्ट लेवल, एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल एंड एट द हाई कोर्ट लेवल। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज एंड लेट्स डिस्कस पेंडेंसी इन द हाई कोर्ट्स। देखिए 57 लाख बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है दोस्तों, और इसमें से जैसे कि मैंने बताया 19 लाख केसेस वो हैं जो क्रिमिनल केसेस हैं एंड 68% ऑफ देम, more than 68% are cases which have been pending from more than 1 year। और जो वैकेंसी है वो करीब 40% है। मतलब 40% जो सीट्स हैं हाई कोर्ट्स की, 25 हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 40% सीट्स वैकेंट है। तो एडिशनल जजेस से, एड हॉक जजेस से काम चलाया जाता है। दोस्तों देखिए हमारे इधर जो एज ऑफ रिटायरमेंट है जजेस की वो 62 ईयर्स है। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की तो 65 साल है और हाई कोर्ट की 62 साल है। अगर आप मेजर डेमोक्रेसीज से इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि वन ऑफ द लोवेस्ट एज ऑफ रिटायरमेंट भारत में है। 62 ईयर्स इतना ज्यादा कोई एज नहीं होता है जहां पर एक जज को रिटायर कर दिया जाए। अब एक रिटायर्ड जज को अगर रिक्वेस्ट करा जाए कि वो एड हॉक जज बनकर बेंच पर आए, बैठें, तो उनको शर्मिंदगी फील होती है इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है मैं एक जूनियर जज हूं कंपेयर टू द परमानेंट जज हु इज सिटिंग। अगर एज के हिसाब से देखें तो वो सीनियर है। अगर इस हिसाब से देखें कि वो नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव बीन जजेस, तो हो सकता है कि वो उसमें भी सीनियर हो। बट सिंस दे आर एड हॉक जजेस, क्योंकि वो परमानेंट अभी जॉब में नहीं है, उनको सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए बुलाया गया है, तो दे फील एम्बेरेस्ड, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है दोस्तों। और अब ये एथिकली करेक्ट है या नहीं है इसमें तो हम नहीं जाएंगे। इसमें भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि ऐसा दे शुड कीप देयर पर्सनल इमोशंस असाइड एंड थिंक अबाउट द कंट्री, वो होना चाहिए, या दे आर वेरी मच इन देयर पावर टू फील देयर इमोशन। अब वो उस पर आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूं, कमेंट में आप लिखकर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। बट हां, कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपको जानना बहुत जरूरी है और उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। आर्टिकल 127 एंड आर्टिकल 128, ये जो दोनों आर्टिकल हैं दिस रिलेट्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, एंड आर्टिकल 224 दिस रिलेट्स टू द हाई कोर्ट। अब देखिए अगर आपको एड हॉक जजेस चाहिए तो इसके दो तरीके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट में आपको और ज्यादा जजेस चाहिए। अगर कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, अगर नंबर ऑफ जजेस इतने नहीं हैं और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, आपको एडिशनल जज चाहिए, एड हॉक जज चाहिए, तो कहां से आप जजेस लाएंगे? सबसे पहले तो आप हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं उनसे कहेंगे कि प्लीज आप आकर सीट ग्रहण करिए सुप्रीम कोर्ट के जज बने, ठीक है। दूसरा, वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं बट रिटायर हो गए हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो आर्टिकल 127 इज अबाउट दोज जजेस विच आर द सिटिंग हाई कोर्ट जज, जो अभी हाई कोर्ट के अंदर जजेस हैं।
उनसे अगर रिक्वेस्ट की जाए कि आप एडहॉक जज बन जाइए सुप्रीम कोर्ट के, तो उसकी प्रोसेस लिखी हुई है आर्टिकल 127 में। और अगर एक रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट किया जाए कि आप एडहॉक जज बन के सुप्रीम कोर्ट में आए, तो उसकी प्रोसेस लिखी हुई है आर्टिकल 128 के अंदर। तो दोस्तों क्या किया जाता है? सबसे पहले तो विद द प्रीवियस कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्रीवियस कॉन्सेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं आर्टिकल 127 की पहले बात कर लेता हूं। विद द प्रीवियस कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। जिस भी हाई कोर्ट से जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के लिए बुलाना है, कंसल्टेशन उस हाई कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से होगी। और प्रायर रिकमेंडेशन, सॉरी प्रायर कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो हो ही चुका है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो जज है हाई कोर्ट के, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो जाएंगे। एंड इट शुड बी द ड्यूटी, देखिए यहां पर, क्योंकि ये अभी सर्विस में है, ये रिटायर नहीं हुए हैं, तो उनकी ड्यूटी रहेगी दोस्तों कि अपने सारे काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसको दें? सुप्रीम कोर्ट के काम को दें। क्योंकि आप एक एडहॉक जज बन गए हो आप सुप्रीम कोर्ट के, तो आपके जो पावर्स हैं, आपके ज्यूरिसडिक्शंस हैं, आपकी सैलरी है, अलाउंसेस है, एमुलमेंट्स हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे होंगे। ठीक है, आपको लगभग वैसा ही औहदा मिलेगा जैसा एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिला है। तो आपका जो प्राइमरी काम होगा दोस्तों, वो क्या रहेगा? वो सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। प्रायोरिटी आपको उसी चीज को देनी पड़ेगी। यहां पे कोई कॉन्सेंट नहीं लिया जा रहा है उन जज से जिनको एडहॉक बेसिस पर बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट को। अब कितने समय के लिए बुलाया जाता है? फॉर द टाइम नेसेसरी, नेसेसरी टाइम के लिए, कोई लिमिट यहां पर नहीं लगाई गई है। अच्छा, अब 128 आर्टिकल की बात करते हैं। 128 आर्टिकल में वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु हैज ऑलरेडी रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब दोस्तों प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट तो लेना पड़ेगा, प्रायर कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट लेना पड़ेगा। बट यहां पर आपको जो जज रिटायर हो गए हैं उनसे भी कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। क्या पता वो ना चाहते हो कि मैं एडहॉक जज बनूं, ठीक है, क्या पता उनकी खुद की अपनी कुछ मजबूरियां। तो यहां पर भी क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट्स द रिटायर्ड जज, और ये जो रिक्वेस्ट होती है ये प्रायर कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ होती है। अच्छा, 127 आर्टिकल के बारे में एक बात और मैं बताऊंगा, द रिक्वेस्ट हैज टू बी मेड इन राइटिंग बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहां पर राइटिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर consent of the president of the country requests the retired judge to come and become the ad hoc judge of the Supreme Court to look after the pendency of the cases. So ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां पर रिटायर्ड जज जो हैं ये मना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको वो काम लेना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज को बोलते हैं कि आप एड हॉक जज बनिए, तो उनको ये फ्रीडम नहीं दी गई है कि वो मना करें। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां पर उनको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रायोरिटी पर करना पड़ेगा। बट एक रिटायर्ड बंदे से आपको परमिशन लेना पड़ेगी कि सर डू यू और मैडम डू यू रियली वांट टू बिकम द एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। इफ दे रिफ्यूज यू कैन नॉट फोर्स देम टू बी, ठीक है। और एक बार आप जज बन गए तो पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन, सैलरी, एमुलमेंट, एवरीथिंग इज सेम। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो प्रोविजन एड हॉक जजेस का हाई कोर्ट के अंदर दिया गया है आर्टिकल 224 ए के अंदर। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बताऊं, ये जो सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं जिनको आप एड हॉक जजेस बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दे शुड बी एलिजिबल टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज। आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को नहीं बोल सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपको करीब 5 साल तक तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं हाई कोर्ट की। यहां पर भी एनी पर्सन हु इज एलिजिबल टू बिकम द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज आस्क्ड, ठीक है। नाउ द पर्सन इज रिटायर्ड,
अब एक रिटायर्ड आदमी से फिर से आपको कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, बट उनसे पहले प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट लेना पड़ता है। प्रायर कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज नीडेड। आफ्टर द प्रायर कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यू हैव टू टेक द कॉन्सेंट ऑफ द रिटायर्ड जज। और ये जो रिटायर्ड जज हैं जब ये अपना कॉन्सेंट दे देते हैं, देन द जज इज अपॉइंटेड एज अ एड हॉक जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, ये प्रोविजंस हैं जो एड हॉक जजेस को लेकर दिए गए हैं। अब 224A के अंदर बोला गया है कि हाई कोर्ट के जो एड हॉक जजेस होते हैं वो 2 साल तक के लिए मैक्सिमम रह सकते हैं। यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई गई है, यहां पे फॉर द नेसेसरी टाइम यू वांट एड हॉक जज आप रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, बट हाई कोर्ट की जब बात आती है दोस्तों, हाई कोर्ट की बात आती है उस समय जो एड हॉक जजेस मैक्सिमम समय तक अपने पोस्ट पर रह सकते हैं वो है सिर्फ 2 साल। ये कुछ छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए इन आर्टिकल्स के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में एलोबोरेटली बात करता है। देखिए ओरिजिनली अगर आप ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ये आर्टिकल 224 उस समय 200 हुआ करता था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके बारे में भी लगातार डिबेट हुआ था कि किनको एड हॉक जजेस के लिए बुलाया जाए। और इसी वजह से एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा डॉर्मेंट रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दिस आर्टिकल पर्टिकुलरली 224A। बट अब ऐसी कंडीशंस बन रही हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा एड हॉक जजेस की जरूरत है, बिकॉज हमारे द रिटायरमेंट एज सिर्फ 62 है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब जजेस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो कुछ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वाला काम नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव अ रिटायर्ड लाइफ। इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ अगर आप उनकी हेल्प ले सकते हैं इन द पेंडेंसी ऑफ द केसेस, इतने सारे केसेस हैं जो जस्टिस डिलीवरी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इस जस्टिस डिलीवरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए, इफ यू रिक्वायर द हेल्प ऑफ एन एड हॉक जजेस, द कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउज फॉर इट। बट एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया और ओपिनियन फॉर्म करने को कहा। वो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि शर्मिंदगी महसूस होती है एड हॉक जजेस को। अगर वो आर्टिकल 224 के अंदर एड हॉक जज ऑफ अ हाई कोर्ट अपॉइंट हो भी जाते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है, बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज जूनियर जजेस। तो दोस्तों इसी पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर भेजना। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।